नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी एकमात्र पसंदीदा शो सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का। एक ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज भी आपके लिए बड़े मुद्दे जो हैं वो लेकर आए हैं, जैसे आत्महत्या नहीं बलिदान का मुद्दा है। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास हर बार करते हैं, लेकिन उसमें समय ना बर्बाद करते हुए आज आत्महत्या का मुद्दा जो है वो मुख्य रहेगा। जस्टिस फॉर ऋषि भी जो है अब वो भी ट्रेंड करने लगा है जब से वो सुसाइड का जो केस सामने आया है, क्योंकि वो भी इससे मिलता जुलता ही केस था। और फिर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बात, उसके बारे में बताएंगे कैसे विस्तार हुआ है और फिर ठंड ने सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज देश के लिए, सबसे पहले बता दूं, आज देश के लिए बहुत गर्व की बात है। आज भारतीय खिलाड़ी ने देश का सर फक्र से ऊंचा किया है और चीन को मात दी है। ये खेल कोई मैदान में नहीं खेला जाता, बल्कि बैठकर बड़ी तसल्ली से खेला जाता है और इसमें शारीरिक बल का नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता का मुकाबला होता है। तो बात हम कर रहे हैं शतरंज की, चेस की। भारत के डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में रचा इतिहास रचा है और चेस के नए और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। चीन के चेस मास्टर डिंग लिरेन को हराया है। तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चेस के नए और सबसे युवा, देखिए नए और सबसे युवा, ये देखिए ये उनकी तस्वीर है। ये आप उनको पहचान लें इसलिए आपके लिए तस्वीर दिखाई है। तो भारत के डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया है। वो चेस के नए और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। चीन की बादशाहत खत्म कर दी है और डोमाराजू गुकेश ने एक रिकॉर्ड के मामले में पूर्व भारतीय चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद की भी बराबरी कर ली है। दरअसल वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का फाइनल मुकाबला गुरुवार को सिंगापुर में खेला गया और इस अहम मुकाबले में डी गुकेश की टक्कर डिफेंडिंग चैंपियन और चीन के चेस मास्टर डिंग लिरेन से थी। तो खिताबी मुकाबले में डी गुकेश ने 14वीं बाजी में डिंग लिरेन को करारी शिकस्त दी और खिताब पर कब्जा जमाया। डिंग लिरेन के खिलाफ डी गुकेश काले मोहरों के साथ मुकाबला खेले थे, यानी उनके पास ब्लैक था सब कुछ, जो उनके जो मोहरे थे ब्लैक थे। और पूरे मैच में भारतीय युवा ने अपना जोरदार खेल दिखाया और हर बाजी में चीनी प्लेयर पर वो भारी भी पड़े। आखिर में डी गुकेश ने चीन की बादशाहत खत्म की और वो नए वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए। चलिए, ये तो बड़ी खबर थी ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और भारत को गौरवान्वित करने वाली और हम सभी को गर्व से सीना चौड़ा करने वाली खबर थी, जहां पर चेस में अब नंबर 1 भारत फिर से बन गया है डी गुकेश के चलते। अब मुख्य खबरों का रुख करते हैं। आज फिर बात करेंगे अतुल सुभाष की, उसका कारण भी बनता है, इसमें अपडेट्स भी हैं। जनमत में बात करते हैं चलिए एआई इंजीनियर की खुदकुशी के मामले की, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में चल रही है। अब इस मामले ने जितना बड़ा सवाल देश की न्याय प्रणाली पर खड़ा किया है, उतना ही बड़ा सवाल कानून व्यवस्था और समाज पर भी खड़ा किया है। वही समाज जो महिलाओं की सुनवाई को जितनी प्रमुखता देता है, शायद पुरुषों को उतना ही लाचार बना देता है। इसी लाचारी का शिकार हुआ है हमारा अतुल, जिसको हमारे सिस्टम फेलियर और कटघरे में खड़ी न्याय प्रणाली और समाज की मानसिकता ने अंदर तक खोखला कर दिया था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया जिसे हम आत्महत्या का नाम देकर शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक बलिदान है। और अब इस बलिदान के बदले हमारी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर समाज से लेकर सिस्टम तक सभी को दुरुस्त बनाया जाए, ताकि इस बलिदान को जो है बिल्कुल उसको खाली नहीं जाने दिया जा सकता। अब इस मामले पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही अतुल के ससुराल वालों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गए हैं। जी हां, एक जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर, आपको बता दें बाइक पर बैठकर पुलिस के डर से अतुल सुभाष के ससुराल वाले भाग गए। बताया जा रहा है कि अतुल सुभाष की पत्नी की मां और भाई वगैरह रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के परिजनों ने अब मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। मीडिया अतुल के ससुराल वालों से उनका पक्ष जानना पहुंची थी कि भाई आपका पक्ष क्या है। उन्होंने इस बीच
मीडिया को कैमरा बंद करने और उन पर भी मुकदमा ठोकने की धमकी दी थी। निकिता सिंघानिया के वकील ने इस बीच कोर्ट और घूस मांगने के आरोपित महिला जज का बचाव किया है। अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया और मीडिया पर छाने के बाद कुछ पत्रकार जौनपुर स्थित निकिता सिंघानिया के घर पर पहुंचे थे। यहां पर मौजूद निकिता की मां और उसके भाई ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी की। उन्होंने अतुल की आत्महत्या के संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कैमरे पर पत्रकारों से बात भी नहीं की। जब पत्रकारों ने उनसे कैमरे पर बोलने को कहा तो वह इस मामले में भी मुकदमा करने की धमकी देने लगे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं इस मामले में निकिता सिंघानिया के वकील दिनेश कुमार मिश्रा ने मीडिया से कहा है कि अतुल सुभाष ने इस मामले में जज रीता कौशिक को दोषी बताया है, जो सही नहीं है। उनके हिसाब से वकील दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अतुल सुभाष की सैलरी लगभग 84,000 थी। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, उसकी सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, और एलिमनी भी जो भुगतान जो करना पड़ता है वो भी सुनिए, भत्ता जो देना पड़ता है। अतुल सुभाष की सैलरी 84,000 रुपए थी और इसमें से 40,000 उन्हें भरण पोषण देने का आदेश दिया गया था। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 80,000 या 84,000 रुपए कमाता है तो 40,000 रुपए अगर उसका डाइवोर्स हो तो उसको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए पत्नी और बच्चों को देना पड़ेगा। उसके पास बचेंगे महज आधे पैसे, यानी 44,000 रुपए, या कई केसेस में शायद बिल्कुल आधा ही मान के लीजिए, 80 है तो 40 बचेगा, 50% उसको देना पड़ेगा। ये कानून है, इस तरीके का कानून समझ में आ रहा है इस केस में। तो दिनेश मिश्रा ने यानी वकील ने कहा कि अगर अतुल को यह सही नहीं लगा तो वह ऊंची अदालत में जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट इस मामले में सही है। अभी भी वकील जो है, वकील तो वकील ही ठहरे। वकील दिनेश मिश्रा ने अतुल सुभाष द्वारा जज रीता कौशिक पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जज एकदम सही हैं और हम उनके साथ काम करते हैं। वकील दिनेश मिश्रा ने बताया है कि ऐसे मामले में जो साधारण प्रक्रिया होती है वही अपनाई गई थी। उन्होंने इस बात पर इनकार किया कि कोर्ट की प्रक्रिया और प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करना सही था। उन्होंने कहा कि बाकी अगर कोई मामला हुआ होगा तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मौत मामले में भाई की तहरीर पर बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच करने के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर भी पहुंच गई। सुभाष के भाई विकास ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी इंसाफ मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो विधिक पद पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जारी रहा तो लोग इंसाफ की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इंसाफ की उम्मीद तभी की जा सकती है जब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष को समान रूप से सुना जाए और तथ्यों की बुनियाद पर दलीलें दी जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि इंसाफ की उम्मीद तभी की जा सकती है जब तथ्यों के आधार पर फैसले लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों का धीरे धीरे न्यायिक प्रणाली से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। इससे ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि लोग शादी करने से डरने लगेंगे। पुरुषों को लगने लगेगा कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो वे रुपये निकालने वाले एटीएम बनकर रह जाएंगे, और कुछ केसेस में ये डर सही भी है अगर डाइवोर्स हो जाता है। अब आपको अतुल सुभाष यानी कि समाज के खोखलेपन और न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार की छेद के कारण हुए इस बलिदानी की आखिरी 12 अंतिम इच्छाएं बताते हैं। अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लाना शुरू कर देगी। जब मैं कोर्ट में आता था तब वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती थी कि कहीं मैं उसे देख ना लूं। अब मैं अदालत से अपील करता हूं कि इस नाटक को अनुमति ना दी जाए। सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए और इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो ये महिलाएं कर रही हैं। सुसाइड नोट और अपलोड किए गए वीडियो को अतुल सुभाष का ही बयान और सबूत मानने की अनुमति दी जाए। अतुल ने कहा कि उनके केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए, क्योंकि बेंगलुरु की अदालत यूपी की तुलना में कानून का अधिक पालन करती है। तो यहां पर अदालत का भी कंपैरिजन उस व्यक्ति ने किया है जिसने अपना बलिदान दिया है, जिसने आत्महत्या की है। आत्महत्या आप कहें या बलिदान कहें, दोनों ही तथ्य, दोनों ही पॉइंट सही हैं।
वो आगे मैं आपको समझाता चलूंगा, लेकिन इसको कहानी को और आगे बताता हूं आपको। यूपी की जिन जज पर आरोप उन्होंने लगाया है वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ भी कर सकती हैं, ये अतुल ने कहा है। अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी अपने माता पिता को देने की मांग की है। उसने कहा है कि उसके माता पिता बच्चे को बेहतर मूल्यों के साथ बड़ा कर सकते हैं, यानी अच्छे मॉरल वैल्यू दे सकते हैं। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के पास मत आने देना। ये बहुत ही दिल को दुखी कर देता है जब मैं ये बात कहता हूँ। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए ऐसी भावना तब रख सकता है या उसके ससुराल वालों के लिए भावना तब रख सकता है जब वो बिल्कुल परेशान हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए। अब इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हैरास करने वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसका अस्थि विसर्जन ना किया जाए। अगर अदालत ये फैसला करती है कि भ्रष्ट जज और पत्नी तथा अन्य उत्पीड़क दोषी नहीं है तो उसकी राख को, यानी जो राख होती है, जैसे हिंदू सभ्यता के अनुसार, परंपरा के अनुसार जब अग्नि दी जाती है तो जो शरीर जो राख बनता है, उस राख को अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। तो ये उसकी पीड़ा को दर्शाता है। उत्पीड़न करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हालांकि अतुल ने यह भी कहा कि उसे कानून व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर उसकी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे भविष्य में समाज के अन्य बेटों पर और भी झूठे मुकदमे ला देंगे। अब आप ध्यान से सुनते जाइए। अतुल ने मांग की है कि उनके माता पिता और छोटे भाई के खिलाफ चल रहे झूठे मामलों को खत्म करना चाहिए। अतुल सुभाष ने मांग करते हुए कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं करना चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अपनी वाइफ को नाइफ बताते हुए, यानी वाइफ को नाइफ यानी चाकू बताते हुए अतुल ने कहा कि उसे मामला वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर ले कि उसने झूठे मामले दायर किए हैं। अतुल सुभाष ने आगे कहा कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांगनी चाहिए। ये लड़ाई अतुल अपने लिए नहीं लड़ रहा था। ये लड़ाई अतुल जो लड़ रहा था वो अपने माता पिता के लिए लड़ रहा था, अपने भाई के लिए लड़ रहा था, अपने लिए, इस अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए लड़ रहा था। और ये उनकी बातों से झलकता है जहां पर उन्होंने कहा है कि भाई ये मेरी लड़ाई है, ऐसी है, अगर ये सत्य प्रतीत होती है तो ये उन सभी मर्दों की जीत होगी, उन सभी बेटों की जीत होगी। कोई आगे चल के ऐसे उत्पीड़न का शिकार नहीं बनेगा। तो इसको आत्महत्या ना कहा जाए, इसको हम तो बलिदान मानते हैं और इसको लेकर आपके अंदर जो जोश है और वो गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए और इसको आपको आवाज बुलंद करते रहना चाहिए ताकि ये बलिदान खाली ना जाए। ये सोचा समझा स्टेप था अतुल का जिसको आत्महत्या का नाम दिया गया। अब इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी बता दें। ये आत्महत्या नहीं बलिदान है, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा। 97% 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। थे अतुल सुभाष की जिसने अपना बलिदान दिया सभी उन लोगों के लिए जो ऐसे ही प्रताड़ित होते हैं और ऐसी महिलाओं से फंस जाते हैं कि भाई ऐसे केसेस में फंसा दिए जाते हैं जहां पर उनको कटघरे के कानून के अदालतों के चक्कर काटते रहना पड़ता है और उनको इंसाफ नहीं मिलता और अंततः उन्हें यही सूझता है कि भाई न्याय लेने का, न्याय हासिल करने का एक ही तरीका बचता है। लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए ये खबर हम आपको प्रमुखता से दिखा रहे हैं। टीआरपी के पीछे हम नहीं भाग रहे, ये खबर आपके तक पहुंचनी चाहिए, आपके मन में बसनी चाहिए, इसलिए खबर बार बार आपको हम दिखा रहे हैं। एक जस्टिस फॉर ऋषि का मामला उठा है। बेंगलुरु में रहकर काम करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश तो है ही, इस बीच सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ऋषि भी ट्रेंड करने लगा है। इसमें ऋषि त्रिवेदी के लिए न्याय की मांग की जा रही है। ऋषि त्रिवेदी के भाई ओमजी त्रिवेदी के अनुसार 27 दिसंबर 2023 को ऋषि ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अपना जीवन खत्म कर लिया था। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के चर्चा में आने के बाद ओमजी त्रिवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाई के सुसाइड केस की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने भी अतुल सुभाष जैसी परिस्थितियों के चलते अपनी जान दी थी। ओमजी ने लिखा, अतुल सुभाष की तरह मेरे भाई को भी अपनी पत्नी शिखा अवस्थी के असहनीय उत्पीड़न के कारण अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 27 दिसंबर 2023 को उसने आत्महत्या कर ली। ओमजी ने बताया कि ऋषि की मौत के बाद उनकी पत्नी शिखा अपने माता पिता के घर लौट आई। उसने 5 लाख रुपए मांगे।
धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो ऋषि का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी, तो मरने के बाद भी चैन नहीं देती ऐसी औरतें। ओमजी ने कहा उसने हमारा अपमान किया, सड़क पर चिल्लाया और हमारे परिवार को गालियां दी। हमने पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। ओमजी ने दावा किया कि ऋषि दिन के 12 से 14 घंटे काम करते थे। वे एक टैक्सी भी चलाते थे ताकि पत्नी की पैसे की मांग पूरी कर सकें। इसके बाद भी उनकी पत्नी उन्हें सुबह 5 बजे जगा देती थी और मरने के लिए कहती थी। तो ये उन दो मर्दों की कहानी आज आपके सामने हमने रखी, जिन्होंने अपनी पत्नी के चलते, उत्पीड़न के चलते, जिस मामले को प्यार से सुलझाया जा सकता था, उसमें इन मर्दों की, इन बेटों की मैं कहूंगा, जान चली गई और इन्होंने दो परिवारों के अंदर एक मातम का माहौल बिखेर दिया है, परेशान करके रख दिया। चलिए आपको प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। पहले मेरी मौत का कारण सिखा सिर्फ तुम हो। तुम जितनी तूने बदनामी करवाई है, मेरी ज़िंदगी तूने पूरी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद है सिर्फ तेरी वजह से। मेरी मौत का कारण सिर्फ मेरी पत्नी है। अब हम आपको कहते हैं कि भाई जब आपको ऐसी परेशानी का सामना कभी करना पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांगे, अपने साथियों से संबंध जो है उन संबंधियों से आप मदद मांगे। एनजीओज होते हैं ऐसे, काफी आपकी मदद के लिए आगे रहेंगे। और कोई ना मिले तो आप सुदर्शन न्यूज के पास आ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, कभी भी कोई भी परेशानी आपके जीवन से ज्यादा बड़ी नहीं होती। कभी भी आत्महत्या आपको नहीं करना है, आपको लड़ाई लड़नी है। जो किस्मत में आया है उसका सामना करना है और सामना करने के बाद आप अगर सत्य है, आप सत्य के साथ हैं, तो जीत आपकी अवश्य होगी। इसमें हम भी आपका साथ देंगे। खैर, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अतुल सुभाष वाले मामले के बारे में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, और भी मुद्दे हमारे पास हैं, उनका भी रुख करते हैं। मुख्य मुद्दा आज जो राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक मंच में चल रहा है, वो है जॉर्ज सोरोस का मामला और गांधी परिवार वाला मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वामपंथी अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 पोस्टर भी लिए थे। इसके जरिए उन्होंने सवाल किया, सोरोस से तेरा क्या रिश्ता, सोनिया जवाब दें। दूसरे पोस्टर में यह रिश्ता क्या कहलाता है लिखा हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और हंगेरियन अमेरिकी अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध होने का आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, वो सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों को देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला करार देते हुए नड्डा जी ने संसद में कांग्रेस से जवाब मांगा था। इस पर विपक्ष ने काफी बवाल काटा था। भाजपा का आरोप है कि सोरोस और गांधी परिवार के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है। दोनों के बीच का संबंध फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक FDLAP के सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की भूमिका में कहीं अधिक आगे तक फैले हैं। बीजेपी ने कहा, सोरोस की तरह हंगरी की फौरी नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई BK नेहरू से शादी की थी और इस लिहाज से वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी की नजदीकी रिश्तेदार हुई। गौरतलब है कि जॉर्ज सोरोस वही बिजनेसमैन है जिसने कुछ साल पहले एक वीडियो जारी कर भारत विरोधी तत्वों को भड़काने की कोशिश की थी। साथ ही कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे सोनिया और सोरोस का रिश्ता है और क्या कहलाता है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, अच्छे से समझिए। कभी अदानी पर प्रदर्शन, कभी राज्यसभा सभापति पर हंगामा, कभी संविधान की दुहाई तो कभी देश बचाने का ड्रामा। आज हिंदुस्तान की राजनीति में सत्ता की वापसी के लिए वामपंथी अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस से तख्ता पलट का सौदा करने वाली कांग्रेस ये ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कोई इनसे ये ना पूछ ले कि आखिर सोनिया और सोरोस के बीच संबंध क्या है। वो संबंध जिससे देश का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी व्यर्थ के मुद्दे उछाल रही है। जो सोनिया और सोरोस पर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सच तो यही है
कि कांग्रेस पार्टी और हंगरी मूल के घोर वामपंथी सोरोस के बीच काफी पुराना संबंध है। सोरोस की तरह ही हंगरी मूल की निवासी फोरी नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई बीके नेहरू से शादी की थी। इस लिहाज से वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दादी हुई। जॉर्ज सोरोस ने फोरी नेहरू के माध्यम से नेहरू गांधी परिवार से संबंध बनाए रखा, जो संबंध आज भी सोरोस और गांधी फैमिली के बीच कायम है। सोनिया गांधी के सोरोस समर्थित उन संगठनों के साथ संबंध हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिनमें से एक फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP है, जिसकी सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं, जिसे जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्तीय मदद मिलती है और यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग कराने की वकालत करता है। इसके साथ ही राजीव गांधी फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन के बीच साझेदारी की बात सामने आ चुकी है। यही नहीं, राहुल गांधी ने अडानी समूह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस OCCRP की रिपोर्ट का हवाला दिया, उसे भी सोरोस फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। वास्तव में घोर वामपंथी जॉर्ज सोरोस राष्ट्रवाद का दुश्मन है, जिसने दुनिया में राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए लगभग $100 अरब की फंड की स्थापना की है, जो कई देशों में हस्तक्षेप कर राष्ट्रवादी शासन का तख्ता पलट कर चुका है, जिस पर बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के आरोप हैं, जो काफी लंबे समय से भारत की राष्ट्रवादी मोदी सरकार के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा को फंडिंग देता चला आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान की सत्ता में लौटने को बेचैन कांग्रेस पार्टी की जॉर्ज सोरोस के साथ की जुगलबंदी भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी के साथ हमने एक पोल भी आपके लिए रखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर। हमने आपसे सवाल पूछा था कि सोरोस और सोनिया के संबंध को छुपा रही है क्या कांग्रेस। आपने उत्तर वहां पर पोल के माध्यम से जो दिया वो भी कुछ पलों में ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोई छुपा रही है क्या कांग्रेस? 95% लोग कह रहे हैं हाँ छुपा रही है, 5% लोग कह रहे हैं नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मान रहा है कि छुपा रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र से जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और महायुति गठबंधन ने महाजीत हासिल कर विजय पताका फहराई, जिसके बाद महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपना नया मुख्यमंत्री मिला, पर अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महायुति के तीनों दलों में पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो इसी के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली में मौजूद हैं और इसी क्रम में सीएम फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। तो वहीं अजित पवार भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जिसके बाद उन्होंने 14 तारीख को मंत्रिपरिषद का विस्तार होने की बात कही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अजित पवार ने। वो खाली विश करने के लिए गया था। आज 12 दिसंबर उनका बर्थडे रहता है जी, तो आज 12 दिसंबर उनका है, कल हमारे आंटी जी का है 13 दिसंबर को, इसीलिए दोनों को विश करने के लिए गया था। कार्य कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। वहीं खबरों के अनुसार, यानी सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार, किस पार्टी को कितने मंत्रिपरिषद मिल सकते हैं इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो मंत्रिपरिषद के लिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और ये देखिए कितने मंत्रिपरिषद में कितने किसको मिलेंगे। बीजेपी को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 ये जताया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि महायुति में किस दल के पास कितनी ताकत है, जिसकी वजह से मंत्रिपरिषद में ये नंबर सामने आए हैं। तो ये देखिए, बीजेपी के पास 132, शिवसेना 57 और एनसीपी के पास 41। ये आंकड़े के हिसाब से आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए अब तो ये है कि भाई महाराष्ट्र में क्या होगा, कौन सबसे आगे रहेगा, यही बात अब सभी के लिए यहां पर समझने की है। तो ये महाराष्ट्र की खबर हमने आपको बताई। अब बात करेंगे कनाडा और खतरनाक वायरस खालिस्तान की। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने हाल ही में कनाडा से उन खालिस्तानी समर्थकों यानी खालिस्तान समर्थक सिखों के लिए वीजा नीति में बदलाव किया है जो भारत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों से भारत ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाने की शर्त रखी है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता का समर्थन किया गया हो। ये पत्र ये सुनिश्चित करने के लिए है कि जो लोग भारत के विभाजन की बात करते हैं उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई खालिस्तान के समर्थन में खड़ा रहता है तो उसे भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा।
ये कदम भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक था। भारत में कई खालिस्तानी तत्वों ने न केवल भारत की एकता को चुनौती दी है, बल्कि हिंसा फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया है। कनाडा में बैठे इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय दूतावासों और मंदिरों पर हमले किए हैं, जिससे भारत को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में भारत का यह निर्णय न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक संदेश, देखिए ये एक संदेश भी है कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी भी रूप से सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि कनाडा की भूमिका पर। देखिए, कनाडा ने हमेशा खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दी है और इससे पहले भी भारतीय सरकार ने कई बार कनाडा से इस मुद्दे पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी समर्थक तत्वों को बढ़ावा देना और भारत पर आरोप लगाना बेहद विवादास्पद है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया हो और जस्टिन ट्रूडो पर आरोप लगाए कि वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब भारत ने इस कदम से यह साबित किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खालिस्तान की मांग करने वाले तत्वों को भारत में घुसने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे न केवल देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। भारत ने यह फैसला लेने में बिल्कुल सही कदम उठाया है और इसे पूरा समर्थन मिलना चाहिए। कनाडा को भी ये समझने की जरूरत है कि यदि वे खालिस्तानियों का समर्थन करता है तो वे न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियां वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा हैं। कनाडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाले तत्वों को शरण नहीं दे। भारत का यह कदम खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और इसके लिए भारत की सराहना जो है वो की जानी चाहिए। इसमें बार बार हम आपको एक बात समझाते हैं कि भारत में रह रहे तमाम सिख, मैक्सिमम जो सिख हैं, और विश्व में कई जगह जो हमारे सिख भाई रह रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे हिंदू हैं वैसे ही सिख हैं। हिंदू जो सिखों के गुरुद्वारे में जाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें सारा का सारा खेल जो है पाकिस्तान की ISI का है, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का है, और फिर उसी से खालिस्तान को आप समझिए कि भाई ये नेक्सस चलता है जो आतंकवाद और ड्रग्स पर पनपता है। इसमें ये जो दीवार डालने का प्रयास जब भी करते हैं ये हर बार फेल होते हैं। हिंदू और सिख भाई क्या एक ही हैं, इसमें कोई शक होना कभी आपको भी नहीं होना चाहिए, कोई आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करे, क्योंकि एक ही धर्म सनातन के ही सभी अंग हैं और इसमें कोई डाउट ना हो। लेकिन खालिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध भी सभी को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और सबसे ज्यादा इसमें जो योगदान हो सकता है वो सिख समुदाय से ही हो सकता है, और सिख समुदाय इसमें बढ़ चढ़कर अगर आगे बढ़कर विरोध करे तो खालिस्तानी समर्थक जो हैं, आतंकवादी जो हैं, वो बिल में छिप जाएंगे और ऐसी गतिविधियां वो दोबारा नहीं कर पाएंगे, और ना ही कनाडा का जो ट्रूडो है वो ऐसी गलती दोबारा कर पाएगा, और ना ही भारत को ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा कि भाई किसी से हस्ताक्षर करवा के ही उसको भारत बुलवाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं जो है मौसम की। दिल्ली में इस वर्ष का न्यूनतम तापमान पहली बार 5 डिग्री से नीचे गिर चुका है, वो भी इतनी जल्दी, और इसके साथ ही उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सर्दी का कहर बढ़ गया है। बुधवार को आपको बता दूं कि दिल्ली का जो तापमान है लगभग 5 डिग्री 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे शीतलहर का असर और भी बढ़ गया है। मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगले कुछ दिन में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। इस सर्दी का मुख्य कारण ला नीना प्रभाव है। ला नीना एक जलवायु स्थिति है जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के तापमान में गिरावट आती है, जिससे उत्तरी भारत में सर्दी का असर और भी बढ़ जाता है। इस बार ला नीना प्रभाव के कारण पिछले वर्षों की तुलना में सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। ये स्थिति शीतलहर को तेज कर रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। चलिए आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी विस्तार से समझिए कि ला नीना आखिर क्या है। तो ला नीना का अर्थ है एक लड़की। एल नीनो के विपरीत होता है ला नीना। ला नीना में मजबूत पूर्वी धाराएं समुद्र के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है। इस शीतलन प्रभाव के कारण सर्दियां ठंडी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पिछले 1-2 दिनों से उत्तर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है।
बर्फबारी के कारण ठंडी हवाओं का दायरा बढ़ गया है और यह हवा दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान को और नीचे खींच रही है। दिल्ली में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी शीतलहर का असर जारी रह सकता है और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आईएमडी ने लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए अगले 24 घंटों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हिमपात हो सकता है, जिससे ठंडी हवाएं और बढ़ेंगी। हालांकि उत्तराखंड के निचले इलाकों में बर्फबारी की संभावना कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। इस सर्दी के मौसम में लोगों को खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। शीतलहर और पाला पड़ने की स्थिति में सांस और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना और सर्दी से बचाव के उपायों को अपनाना, आप शुरुआत उसकी अभी से कर दीजिए। समाप्ति में आपको बताऊं, ला नीना का प्रभाव इस बार सर्दी को तीव्र बना रहा है और तेज होगी, ज्यादा होगी और इससे उत्तर भारत में तापमान में लगातार गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए जनता को सर्दी से बचाने के उपायों पर आपको और सभी को ध्यान देना चाहिए। और ऐसा मत सोचिए कि भाई अभी कम ठंड है, ज़्यादा ठंड है। ठंड अगर आपको महसूस अभी हल्की भी हो रही है तो कृपया गर्म जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल पहनिए और अपने बच्चों और बूढ़ों का खास तौर पर जो है, बुजुर्गों का माफ कीजिएगा, वो आप जरूर ख्याल रखिए। बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की। हिंदुस्तान विश्व का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जहां के मूल निवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। हिंदुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आबादी से खतरा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। मुगल काल में हिंदुओं के खिलाफ जितने जुल्मों, जितने सितम सीधे सीधे होते थे, उससे भी ज्यादा जुल्म सितम वर्तमान में हिंदुओं पर संविधान के जरिए किए जा रहे हैं। मुगल काल में भी हिंदुओं को अपने पूजा स्थल पर अधिकार नहीं था और हिंदुओं को मंदिर निर्माण से पूजा करने तक के लिए बादशाहों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। और आज भी हमें अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए केवल अपने पूजा करने के मूल अधिकारियों को पाने के लिए कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी कोर्ट हमें सुनता है तो कभी फटकार लगा देता है तो कभी सुनवाई को टाल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए नए मस्जिद दरगाह पर सर्वे के आदेश देने से सभी लोअर कोर्ट को रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक नई याचिका स्वीकार भी नहीं की जाएगी। मतलब ये कि याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक नए मामले सामने नहीं लाए जा सकेंगे। ये सुनवाई कब पूरी होगी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जब तक काशी, मथुरा, संभल, अजमेर जैसे दावों का निपटारा नहीं हो जाता तब तक नए दावे नहीं सुने जाएंगे और ये फैसला कब आएगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों के नीचे दबे मंदिर दबे ही रहेंगे, उनका कभी उद्धार नहीं होगा, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच के प्रमुख CJI संजीव खन्ना जी ने कहा कि हम कानून के दायरे में उनकी शक्ति और ढांचे की जांच कर रहे हैं। ऐसे में उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपना हाथ रोक लें। मतलब ये कि जब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी मस्जिद या दरगाह के सर्वे के नए आदेश किसी भी कोर्ट से नहीं जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा भी दायर करने का आदेश दिया है। अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, उस सुनवाई में हमें कुछ नहीं कहना है। कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। दोनों पक्षों को बैठकर ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। वर्शिप का अधिकार सबको है, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन इसको एक एमिकेबल तरीके से सुलझाना चाहिए। इसको आप कुछ जबरदस्ती करके तो ये सब काम नहीं होंगे। और कोर्ट में है मैटर तो आई एम श्योर बात कि कोर्ट एक अच्छा फैसला निकालेंगे, इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे इसके लिए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा,
ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वैष्णव जी को सुना यहाँ पर, और ये मुख्य बात ये है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात की जाती है तो इन्होंने ये कहा कि भाई प्रेयर और वर्शिप में भी जो है वो फ़र्क होता है। हम आशा करते हैं इस मामले पर अच्छी एक सलाह आएगी, सभी मिलजुल कर कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और सनातनी मंदिर जो किसी आक्रांता के चलते दबा दिए गए, छिपा दिए गए, उनको फिर से उनका जो सम्मान है वो वापस मिले। बस इतनी ही आशा है हर एक सनातनी की। चलिए आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे आपके सुपर प्राइम टाइम फेवरेट शो जनमत में आपके लिए नए मुद्दे लेकर। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।